गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था ग्रामीण विकास प्रशासन की ग्राम स्तर पर क्या संगठन व्यवस्था है, जिसके तहत ग्राम पंचायतें क्या है, ग्राम पंचायतों की संगठन व्यवस्था, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, उस बारे में अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। आज की क्लास में अपन खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की क्या व्यवस्था है और भिन्न भिन्न राज्यों में जैसे कि उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनके बारे में देखेंगे। उसकी संगठन व्यवस्था क्या है, पंचायत समितियों की आय के स्रोत क्या है, उनमें मुख्य निष्पादक कौन है और इनकी शक्तियाँ और इनके कार्य के बारे में आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि पंचायत समिति है क्या। तो पंचायत समिति ग्रामीण विकास प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था का एक मध्यवर्ती स्तर होता है। अर्थात अपन ने पहले की क्लास में समझा था कि पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिनमें 3 स्तर होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद को गठन किया गया है, खंड स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया गया है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो आज हम पंचायत समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत समिति से क्या क्या मतलब इनको अधिकार दिए गए और राजस्थान के दृष्टिकोण में इनकी संगठन व्यवस्था, इनकी आय के स्रोत और कार्य शक्ति के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में इसे क्या बोलते हैं, पंचायत समिति कहा जाता है, जबकि यूपी में इसे क्षेत्र समिति बोला जाता है। पश्चिमी बंगाल में इसको आंचलिक परिषद के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक में इसको तालुका परिषद कहते हैं, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहते हैं, तमिलनाडु में पंचायत संघ परिषद कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में विभिन्न भिन्न नामों से इसको प्रशासनिक नाम दिया गया है। लेकिन अपन देखें, ज़्यादातर जो भी पंचायत समितियाँ पूरे भारतवर्ष में है, उन सब के पंचायत समितियों के अधीन 30-35 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है और उनका देख रेख और कार्य क्रियान्वयन पर नियंत्रण पंचायत समितियों द्वारा रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पंचायत समितियों की संगठन व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से पंचायत समितियों का गठन किया गया, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, सदस्य का क्या कामकाज है, उनकी बैठकों का आयोजन कब कैसे होता है, आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि ग्राम पंचायतों में सदस्य कौन हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति सदस्य जो उसके मेंबर होते हैं, राजस्थान में जिनको डायरेक्टर बोलते हैं, उनका चुनाव किया जाता है, जो हर ग्राम पंचायत 1 या 2 को मिलकर के एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति सदस्य के अलावा सरपंच भी इसमें पदेन सदस्य होते हैं और अन्य सदस्य में उस क्षेत्र के क्षेत्र विधायक तथा जिला सांसद महोदय भी इसके सदस्य होते हैं। आरक्षण व्यवस्था की अपन बात करें तो पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए निश्चित अनुपात में उनको सदस्य बनाने का प्रावधान रखा गया है। ये सब ताकि सभी वर्ग को बराबरी का मौका मिल सके। आइए अपन अब बात करते हैं कि जो ये निर्वाचित सदस्य हैं, इन सब की जो मीटिंग होती है उसका अध्यक्ष कौन होगा,
और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा, पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा। तो पंचायत समिति सदस्यों का और अध्यक्ष चूँकि सदस्यों में से ही एक नामित सदस्य होता है जिसको राजस्थान में प्रधान कहते हैं। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति सदस्य वोट डालते हैं और जिसको मत ज़्यादा मिलते हैं वही प्रधान कहलाएगा, वही पंचायत समिति की बैठकों का आयोजन करवाएगा और उन आयोजन का सभापति होगा। इसके बाद में प्रशासनिक कार्यभार संभालने, सरकारी अनुदानों अन्य सहायता राशियों को आवंटित करवाने के लिए, प्रशासनिक देखरेख करने के लिए मुख्य निष्पादक की भूमिका पंचायत समिति का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ देखेगा। बीडीओ की एक विस्तृत टीम होती है, वह उस अपनी टीम का कप्तान होता है। बीडीओ विभिन्न कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करता है, उनकी कठिनाई को दूर करता है, आपसी मतभेदों को दूर करता है और बजट के आवंटन का अधिकार बीडीओ के पास होता है। अब हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति की आय के स्रोत क्या क्या है। तो पंचायत समितियाँ अपन ने देखा है कि जब जिला परिषद का अध्ययन किया था तो जिला परिषद उच्च स्तरीय संस्था होते हुए भी उसे मौलिक कार्य नहीं सौंपे गए हैं। जिला परिषद को केवल नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समन्वय संबंधी कार्य सौंपे गए थे, जबकि वास्तविक कार्य जो पंचायती राज अधिनियम के तहत मिले वो है पंचायत समितियों को। उन्हें उच्च स्तरीय संस्था न होते हुए भी उन्हें इनको मौलिक प्रशासनिक और वित्तीय कार्यभार संबंधी शक्तियाँ सौंपी गई है। अब हम देखेंगे कि आय के स्रोत। तो आय के स्रोतों में इन्हें मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है वह उस अनुदान राशि से वो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बजट का आवंटन करती है और उन्हें विकास कार्य में सहयोग करती है। भू राजस्व में उनको हिस्सा मिलता है, उस क्षेत्र में करों व शुल्क में से प्राप्ति होती है, कर्ज लेकर भी करते हैं, अंशदान विभिन्न जो इनको निवेश किया हुआ था वहाँ से अंशदान मिलता है, कार्यक्रमों के लिए अनुदान मिलता है, राज्य सरकार का बजट आवंटन किया जाता है, राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी स्थानांतरण करती है। इसके अलावा दानदाताओं से या भामाशाहों से सहयोग के रूप में जो आय प्राप्त होती है वह पंचायत समितियों की आय का मुख्य स्रोत होता है। तो हम देखते हैं कि पंचायत समितियों के कार्य क्या क्या है। पंचायत समितियों को मुख्य रूप से अपन दो कार्यों में विभाजित कर सकते हैं, साधारण कार्य और विशिष्ट कार्य। साधारण कार्य में अपन शामिल कर सकेंगे कि पंचायती राज अधिनियम के आधार पर सौंपे गए या जो कार्य है, जो स्कीम की वार्षिक योजनाओं को तैयार करना, उन्हें जिला योजनाओं के साथ एकीकृत करना और समय पर जिला परिषदों को जो योजनाएं तैयार की उनको प्रस्तुत करना ताकि पंचायत क्षेत्र में विकास की गंगा बह सके। पंचायत समिति के वार्षिक बजट को तैयार करना, ऐसे कामकाज और कार्य का निष्पादन करना जो सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं। प्राकृतिक आपदा आदि तो उस समय भी सहायता करवाना, ये मुख्य रूप से पंचायत समितियों के साधारण कार्य में शामिल करते हैं। इसके अलावा विशिष्ट कार्य देखें तो विशिष्ट कार्यों में कृषि संबंधी, भूमि सुधार, लघु सिंचाई संबंधी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य ग्रामोद्योग के विकास, पेयजल की व्यवस्था करवाना है, सड़क भवनों का निर्माण करवाना है, विद्युत की आपूर्ति सही हो, शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, सांस्कृतिक सामाजिक मेल और प्रदर्शनियों इनकी देखरेख हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी सुविधाओं का मॉनिटरिंग करना हो, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्यक्रमों पर क्रियान्वयन हो, विकलांग और मंदबुद्धि बालकों के कल्याण संबंधी, समाज कल्याण से संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखना हो,
कमज़ोर वर्ग या विशिष्ट अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना हो। सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव नियंत्रण रखना हो। समिति क्षेत्र में सांख्यिकी का संग्रहण संकलन करना हो। ये सब इसके विशिष्ट कार्य है। इन सभी विशिष्ट कार्यों को करते हुए अपने पंचायत समिति क्षेत्र में विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो इनके विशिष्ट कार्य में थोड़ा थोड़ा उनका संक्षेप में वर्णन अपन समझेंगे। जैसे कृषि क्षेत्र में, तो पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देना, खेती को वैज्ञानिक तरीके से प्रचार करने के लिए प्रचार प्रसार करना, पौध संरक्षण, राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों के भ्रमण दल के लिए प्रशिक्षण और प्रसार की व्यवस्था करवाना। भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम में अपन देखेंगे कि समिति क्षेत्र में कृषि जो बंजर भूमि पड़ी है उसको समतलीकरण, जल संचय के माध्यम से उनको भूमि में उपजाऊ बनवाना। पशुपालन के लिए पंचायत समिति क्षेत्र में चारे और दाने की व्यवस्था के लिए घास के मैदान बनवाना, पशुओं और पशुधन की नस्ल में सुधार करवाना, खाद्य और लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी पंचायत समिति द्वारा योजनाएं लाई जाती है। उन योजनाओं के माध्यम से सम्मेलन, गोष्ठी या प्रशिक्षण कार्यक्रम तय करना ताकि आमजन में लघु और कुटीर उद्योगों के प्रति विश्वास बढ़े और बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से भी उत्पादन करने को प्रोत्साहित करना। अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे, इसके लिए भी समिति द्वारा कई विभिन्न तरह की स्कीमें लाई जाती है। हैंडपंपों, पंचायतों की पंप और जलाशय को मॉनिटर करना, इसके साथ ही साथ ग्रामीण जल प्रदायों के रखरखाव करना, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण करना, अपने क्षेत्र में सड़क, भवन, पुल इनका निर्माण करना ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अपने किसान वर्ग अपनी उपज को सही समय पर कृषि उपज मंडी में पहुंचा सके ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो और उसकी लागतों में कमी आए। जैसे अपन देखते हैं कि अगर मान लो किसी गांव में सड़क नहीं है तो वहाँ अगर किसी को उपज अपने मंडी तक पहुँचाना हो तो कोई भी मोटर व्हीकल वाला उनसे अधिक पैसा चार्ज करेगा, तो इससे किसानों की लागत बढ़ती है। तो अगर ये संचार और सड़क यातायात की सुविधा हो तो फिर आसानी से वो उसको कम लागत पर पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्रों में भी गांव में विद्युत की आपूर्ति बाधित ना हो, हर घर बिजली हो, इसके लिए भी पंचायत समितियों द्वारा ध्यान रखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनको शिक्षा के लिए योगदान करने को प्रोत्साहित करना, नियंत्रण करवाना। महिला बाल विकास के लिए भी हर ब्लॉकवार ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं, सांख्यिकी के लिए भी सांख्यिकी अधिकारी होते हैं। ये सब पंचायत समिति के विकास के लिए अपना अपना योगदान करते हैं। विशिष्ट कार्य के बाद में अपन देखेंगे पंचायत समिति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। पंचायत समितियों को पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इन्हें विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई है। उस अधिनियम के तहत सौंपे गए उनको जो अधिकार है उनको काम में लेना। अगर कहीं भी कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो उनको कानून के आधार पर या आपसी समझाइश के आधार पर उनको समझाना ताकि उस क्षेत्र में विकास कार्य में कोई भी तरह की बाधा ना आए। तो अपन ने आज समझा
कि खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की क्या व्यवस्था है, पंचायत समितियाँ क्या काम काज करती है, उनको किस नामों से जानते हैं, उनकी संगठन व्यवस्था क्या है, उनके कार्य और उनकी शक्ति के बारे में अपन ने समझा। धन्यवाद।